राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। बट एक्चुअली में इस सेक्शन के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं बताई गई हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज को मेंशन नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई राइट इस शेड्यूल पे है, ड्यूटी इस शेड्यूल पे है, ये सब। तो इन शॉर्ट इन्होंने इस सेक्शन में सिर्फ इतना लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई जो टेनेंट की राइट है, राइट्स ऑफ टेनेंट, जो लैंडलॉर्ड की राइट्स है, जो ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की, ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड, जो ड्यूटी है टेनेंट की, ये शेड्यूल्स में बताई गई हैं। शेड्यूल कौन सा? टेनेंट का है शेड्यूल 1, लैंडलॉर्ड का है शेड्यूल 2, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है शेड्यूल 3 और ड्यूटी है टेनेंट की शेड्यूल 4। ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक कि भाई कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 12। दूसरा कि भाई कौन से शेड्यूल में बताया गया है, तो शेड्यूल अपने को याद होने चाहिए, भाई कौन से शेड्यूल में क्या बोला गया है, एक बात। उसके बाद आते हैं जो इसके अंदर पनिशमेंट को लेकर बात बोली गई है। पनिशमेंट, पनिशमेंट किस चीज की? कि भाई अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसकी राइट एनफोर्स करने से रोकती है, फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड टेनेंट को उसकी राइट एनफोर्स करने से, जो उसकी राइट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल टेनेंट की राइट है कि भाई वो लैंडलॉर्ड को अगर रेंट पे करता है तो वो उससे रिसिप्ट लेगा, उससे वो रिसिप्ट ले सकता है, ये उसकी राइट है, हम शेड्यूल में पढ़ेंगे, ये उसकी राइट है। अब लैंडलॉर्ड ने मान लो उसको उसकी वो राइट नहीं दी, उसको रिसिप्ट नहीं दी, तो यहां पर मान लो रेंट कंट्रोलर के पास केस है या फिर रेंट ट्रिब्यूनल के पास केस है, ठीक है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, तो वो उसको पनिश कर सकते हैं। सेम चीज बोली गई है कि भाई मान लो लैंडलॉर्ड के ऊपर कोई ड्यूटीज थी, फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड के ऊपर ड्यूटी थी कि भाई वो प्रॉपर्टी को टाइम टू टाइम मेंटेन रखेगा और उसने अगर उस ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, तो ध्यान रखना पनिशमेंट सेम है, जितने भी हैं सबके अंदर पनिशमेंट सेम है, विच इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 month और फाइन अप टू ₹5,000 और बोथ। ये सब में सेम है। तो आपसे वो पूछे अगर कि भाई कौन से सेक्शन में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, सेक्शन 12, सेक्शन 12। कौन सा पनिशमेंट लगेगा अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को उसकी राइट्स नहीं देता है या उसकी राइट्स का ब्रीच करता है, तो क्या पनिशमेंट होगी? तो पनिशमेंट कितनी होगी? सिंपल इंप्रिजनमेंट अप टू 3 months या फिर फाइन अप टू ₹5,000 और बोथ। वो आपसे पूछता है कि टेनेंट ने अपनी ड्यूटीज नहीं फॉलो की, पनिशमेंट सब में सेम रहेगी। टेनेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो की, तब भी यही पनिशमेंट है। लैंडलॉर्ड ने अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो की, तब भी यही पनिशमेंट है। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट की राइट्स को इन्फ्रिंज किया, तब भी यही पनिशमेंट है। टेनेंट ने लैंडलॉर्ड की राइट को इन्फ्रिंज किया, तब भी यही पनिशमेंट है। सेक्शन 12, दो बातें अभी तक अपने ने पढ़ी हैं। पहला कि सेक्शन 12 के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज को मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया कि वो एक शेड्यूल में है। दूसरा, पनिशमेंट बताई गई है कि अगर एक पार्टी दूसरे की राइट्स को इन्फ्रिंज करती है या फिर अपनी ड्यूटीज को लागू नहीं करती है। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी? अब आ जाओ सेक्शन 12 में प्रिजम्पशन, क्योंकि ऑब्वियस पनिशमेंट को लेकर यहां पर बात बोली गई तो प्रिजम्पशन भी, क्योंकि ऑफेंस को लेकर अगर सेक्शन 12 बात करता है कि अगर किसी की राइट आप ब्रीच करते हो तो वो ऑफेंस है और वो इसमें पनिशेबल है। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि अगर आप किसी की राइट ब्रीच करते हो तो वो एक ऑफेंस है और वो ये पनिशमेंट है। तो अगर ऑफेंस की यहां बात हुई है तो प्रिजम्पशन भी यहां लिखी गई है। प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ये है कि रेंट को लेकर अगर कोई डाउट है, रेंट को लेकर अगर कोई डाउट है तो प्रिजम्पशन किसके फेवर में होएगी? पोजेशन को लेकर अगर कोई डाउट है तो प्रिजम्पशन किसके फेवर में होएगी? कोई भी मामला हो, मान लो लैंडलॉर्ड कह रहा है कि सर किराया इतना बनता है, टेनेंट कहता है किराया इतना बनता है, तो कानून किसके फेवर में प्रिज्यूम करेगा? इन फेवर ऑफ टेनेंट, विच मीन्स
लैंडलॉर्ड ने कहा सर किराया है 1000 रुपए, टेनेंट ने कहा सर 500 रुपए। लॉ इसकी बात को प्रिज्यूम करेगा कि ये जो कह रहा है वो सही है। लैंडलॉर्ड के कहा जाएगा तुम प्रूव करो कि 1000 रुपए किराया है। सेम चीज पोजेशन में क्या है, पोजेशन में है इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड, इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड, विच मीन्स लैंडलॉर्ड कहता है कि सर प्रॉपर्टी मेरी है, टेनेंट कहता है नहीं सर प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और की है। तो यहाँ टेनेंट को प्रूव करना होगा कि आप प्रूव करिए कि प्रॉपर्टी किसी और की है। तो अगर रेंट से रिलेटेड कोई प्रिजम्पशन होगा, कोई भी डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में रेंट को लेकर, तो वो प्रिजम्पशन किसके फेवर में होगा, टेनेंट के फेवर में। पोजेशन को लेकर अगर प्रिजम्पशन होगा तो किसके फेवर में होगा, लैंडलॉर्ड के फेवर में। इसको लेकर कोई भी डाउट आने के चांसेस प्रिजम्पशन के कम है, कम चांसेस है, बट फिर भी ध्यान रख लेना। तो सेक्शन 12 तीन बातें बोलता है, एक शेड्यूल वाली बातें कि राइट्स किसकी कहां बताई गई हैं, दूसरा पनिशमेंट, पनिशमेंट किस चीज के लिए होगा, पनिशमेंट एक्ट के लिए भी होगा, अटेम्प्ट के लिए भी होगा। विच मीन्स अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट की राइट ब्रीच की तब भी पनिशमेंट होगी, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट की राइट को ब्रीच करने का अटेम्प्ट करता है तब भी ये पनिशमेंट होगी। हाँ अभी बता देता हूं, ध्यान रखना, जो पनिशमेंट है ना वो एक्ट के लिए भी है और अटेम्प्ट के लिए भी है। मतलब कि अगर आपको बोला जाता है कि भाई लैंडलॉर्ड ने अटेम्प्ट किया, लैंडलॉर्ड ने अटेम्प्ट किया टेनेंट की राइट को ब्रीच करने का, अटेम्प्ट किया है, ब्रीच नहीं कर पाया पर अटेम्प्ट किया है, तब भी यही पनिशमेंट है। और अगर एक्ट भी कर चुका है मतलब ब्रीच कर चुका है तब भी यही पनिशमेंट है, ब्रीच कर गया तब भी यही पनिशमेंट है, और अगर अटेम्प्ट है तब भी यही पनिशमेंट है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक बात प्रिजम्पशन को लेकर सिंपल होता है, प्रिजम्पशन को लेकर वैसे मोटा मोटी एक कहानी बता देता हूं। ऐसा है, मान लीजिए आप हो रेंट कंट्रोलर, आपके पास एक डिस्प्यूट आता है लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट। लैंडलॉर्ड कहता है सर किराया बनता है 500 रुपए, टेनेंट कहता है सर किराया बनता है 200 रुपए। दोनों अपनी अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि दोनों बोले किराया नहीं बनता, लैंडलॉर्ड कहता है सर किराया बनता है, टेनेंट कहता है किराया बनता है। लैंडलॉर्ड कह रहा है सर 500 रुपए बनता है, टेनेंट कहता है सर 200 रुपए बनता है। या फिर मान लो रेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर कानून किसकी बात के मतलब किसको फेवर में रहेगा, या फिर इन शॉर्ट बोले कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि भैया प्रूव करो कि किराया कितना है। दोनों ही बोल रहे हैं 500, लैंडलॉर्ड बोल रहा है 500, टेनेंट बोल रहा है 200। तो कानून यहाँ पर एक प्रिजम्पशन बनाता है ताकि बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे डाला जाए। तो कानून कहता है भैया हम प्रिज्यूम करेंगे कि टेनेंट की बात सही है, ताकि लैंडलॉर्ड को कहा जाए तुम प्रूव करो। तो कोई भी केस हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें रेंट एक्ट में सिविल क्रिमिनल कोई भी केस होता है ना, तो उसमें क्या होता है फैक्ट्स प्रिज्यूम किए जाते हैं कि यार एक काम करते हैं, एक के फेवर में प्रिजम्पशन मान लेते हैं कि हाँ ठीक है ये सही बात बोल रहा है, ताकि दूसरे को बोला जा सके कि तुम अपनी बात प्रूव करो। क्योंकि अगर दोनों की बातें सही नहीं मानी जाएंगी फिर क्या बोलोगे, दोनों को बोलोगे कि तुम अपनी अपनी बातें प्रूव करो। तो यहां क्या होगा कि कानून कहता है कि भैया ऐसे करो, टेनेंट वाली बात को सही मान लो और लैंडलॉर्ड को बोलो कि तुम प्रूव करो कि किराया 500 रुपए है, या फिर तुम प्रूव करो कि किराया 200 नहीं है। तो हम बोलते हैं, चाहे तो प्रिजम्पशन की बात बोल दो, चाहे बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर मामला बोल दो, बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई अगर रेंट को लेकर डिस्प्यूट है तो किसके फेवर में बात मानी जाती है, टेनेंट। जो टेनेंट बोल रहा है वो सही मानी जाएगी, ताकि लैंडलॉर्ड को कहा जा सके तुम प्रूव करो। पोजेशन को लेकर डिस्प्यूट है तो किसके फेवर में बात मानी जाएगी, लैंडलॉर्ड के फेवर में, ताकि टेनेंट को बोला जा सके कि तुम अपनी बात प्रूव करो। ये है प्रिजम्पशन। किस लिए लाया जाता है प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन हमेशा लाया जाता है फॉर पर्पस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब कि भार किस पे डाला जाए फैक्ट को प्रूव करने का। हाँ जैसे मान लो लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट का मामला है, ठीक है। लैंडलॉर्ड कह रहा है कि साहब टेनेंट ने मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलाओ, प्रॉपर्टी
वापस दिलाओ। टेनेंट कह रहा है सर मैंने कोई डैमेज नहीं किया। यहां पर मामला किस चीज का है? रिकवरी ऑफ पोजेशन का, प्रॉपर्टी वापस लेने का। तो मामला किस चीज को लेकर है? पोजेशन को लेकर। तो यहां कानून कहता है कि हम किसके फेवर में बात मानेंगे? हम मानेंगे लैंडलॉर्ड के फेवर में। टेनेंट को कहा जाएगा कि तुम प्रूव करो कि तुमने डैमेज नहीं किया, तुम प्रूव करो कि डैमेज नहीं किया है। तो यहां पर क्या है? प्रिजम्पशन, चाहे तो प्रिजम्पशन बोल दो या फिर प्रिजम्पशन का जो लीगल पॉइंट होता है वो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। प्रिजम्पशन के बेस पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड होता है कि भाई अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्प्यूट है रेंट को लेकर, तो प्रिजम्पशन किसके फेवर में है? टेनेंट के फेवर में। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? लैंडलॉर्ड के ऊपर। पोजेशन को लेकर मामला है, प्रिजम्पशन किसके फेवर में है? लैंडलॉर्ड के फेवर में। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? टेनेंट के ऊपर होगा। ये कहता है। ठीक है, अब इसको एक बार रिवाइज कर ले। सेक्शन 12 के अंदर 3 बातें बोली गई हैं, ध्यान रख लेना। पहला, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि कौन से शेड्यूल में है। दूसरा, अगर कोई पर्सन दूसरे की राइट को ब्रीच करता है या अपनी ड्यूटी को एनफोर्स नहीं करता या फिर इवन अटेम्प्ट करता है ब्रीच करने का, तब भी पनिशमेंट कितनी होगी ये देख लेना। तीसरा है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट किस चीज को लेकर क्या प्रिजम्पशन है। 3 बातें हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। अब आते हैं सेक्शन 13 विच इज अपील। हम कई बार बोल चुके हैं, बस ध्यान रख लेना अपील का सेक्शन क्या है। सेक्शन 13 जो बोलता है कि भाई रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। हमसे जो यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला, कौन सा सेक्शन है जो अपील के बारे में बात करता है? याद रखना रेंट कंट्रोलर छोटी अथॉरिटी है, रेंट कंट्रोलर से ऊपर है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो रेंट कंट्रोलर के खिलाफ अपील होती है टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। एक चीज अब ध्यान रखना कि अपील फाइल कौन करेगा। अपील बाय एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बाय। अपील कोई भी फाइल, सॉरी, अपील जो है एग्रीव्ड पार्टी, जिसके खिलाफ ऑर्डर है ना वो एग्रीव्ड पार्टी, या फिर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर है। पर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन एनी पार्टी। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत कम चांसेस हैं आने के बट आ सकता है, तो ध्यान रखना। अपील कौन फाइल करेगा? एग्रीव्ड पार्टी। और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? एनी पार्टी। एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी पार्टी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, अपील के लिए सिर्फ सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी फाइल करेगा जिसके खिलाफ ऑर्डर है। रेंट कंट्रोलर के खिलाफ अपील किसको होगी? टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। यहां बस इतनी सी बात है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इजी सा ही है। यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर? यहां से सेक्शन क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, बट ऐसा है कि ना, ये ध्यान रख लेना, अगर इन केस यहां से क्वेश्चन आ गया ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एग्रीड मतलब जिसके खिलाफ ऑर्डर है। मान लो लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट का केस है, रेंट कंट्रोलर ने ऑर्डर पास किया इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड,
तो ऑर्डर अगेंस्ट किसके हुआ? टेनेंट के। तो ये जो टेनेंट है ये एग्रीव्ड पार्टी है, वो पार्टी जो इफेक्टेड है, वो पार्टी जिसके खिलाफ है वो ऑर्डर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अपील का मामला, अपील कौन फाइल करता है? एग्रीव्ड पार्टी, जिसके खिलाफ होता है ऑर्डर। और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कोई भी फाइल कर सकता है। एग्जीक्यूशन को लेकर है कि कोई भी फाइल कर सकता है। संडे को आपका टेस्ट है, उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये पहला एक्ट है। माइनर लॉज को इकट्ठा मत होने देना। ये नहीं है कि यार बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, माइनर लॉ को डेली का 2 घंटा रख दो बस माइनर लॉ के लिए, कि डेली का 2 घंटा माइनर लॉ को साथ साथ लेकर चल रहे हैं बस, और कुछ मत करो। माइनर लॉ आपके साथ साथ चलते रहेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट के आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके माइनर लॉज पे कमांड भी बन जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 14 पे। 13A पे आएंगे, पहले 14 कर लेते हैं, क्योंकि 13A सिर्फ एक डिस्कशन है। 14 रिपील की बात करता है। एंड सेविंग्स है क्या, देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। माइनर लॉ जो है इनमें से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो पहली बात ध्यान रख लेना, रिपील को लेकर दो अलग अलग बातें होती है, रिपील और सेविंग। रिपील का तो मतलब होता है कि भाई ये किसको रिप्लेस करेगा, ये जो एक्ट है इसने किसको रिप्लेस किया। सेविंग का मतलब होता है कि भाई वो सब केस जो एक्ट से पहले चल रहे थे, उनका क्या होगा। तो ध्यान रखना, पहला, रिपील किसको किया इसने? इसने रिपील किया राजस्थान क्या, छत्तीसगढ़, आ गया, एक मिनट, ठीक है, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। इसका पूरा नाम याद रखना, पूरा। वो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो ध्यान रखना पूरा नाम क्या है? CAC। CAC नाम अच्छे से याद रखना है इसका, कि नाम में गलती ना हो जाए। एक क्वेश्चन। अब आ जाइए, कोई भी ऐसा केस जो इस एक्ट से पहले चल रहा था उसको ये एक्ट नहीं लगेगा, वो पहले का पहला ही चलता रहेगा। विच मीन्स ये जो एक्ट है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इस एक्ट के आने के बाद जो भी मामले फाइल होंगे वो सबको ये लगेगा, मतलब फ्यूचर को लगेगा, पास्ट की चीजों को नहीं लगेगा। तो जो भी पेंडिंग चीजें चल रही हैं, जो भी पहले से डिसाइड हो चुकी हैं चीजें, उनको ये नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। एक चीज ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े बहुत इधर उधर से आ सकते हैं। एक्ट ने रिपील किसको किया, रिप्लेस किसको किया? छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन। सेक्शन नंबर यहां से पूछना बहुत कम चांसेस है, कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो। फिर आते हैं 13 जनरल डिस्कशन होगा। फिर आते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, यार ये तो देख के बता सकता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, बता देता हूँ देख के। पूर्वव्यापी, भावी,
ठीक है, ये है इसका मतलब। पूर्वव्यापी और भावी, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अब आ जाओ सेक्शन 13 में, सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन है, बात कर लेते हैं इस पे। सेक्शन 13A जो है वो ऐड हुआ था 2015 के अमेंडमेंट से, ऐड हुआ था बाय सीजी अमेंडमेंट एक्ट, मतलब छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2015। अमेंडमेंट को जब अपने बात करेंगे तब इसको देख लेंगे। एक बार इतना याद रखना बस कि 13A ऐड हुआ था बाय अमेंडमेंट ऑफ 2015, 2015 के अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था। एक्चुअली में ये बात क्या करता है, ये बात करता है रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी कानून बनता है ना, तो कानून तो एक तरह का फ्रेम होता है। मान लो ये फ्रेम बना दिया, अब मान लो कई चीजें होती हैं जो इस फ्रेम के अंदर आ जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो फ्रेम के बाहर रह जाती हैं। तो यहां पर अब ऐसा तो नहीं जो चीजें बाहर बन गई फिर उसके लिए अलग से कानून बनाओ, ऐसे तो कुछ ना कुछ बाहर रहेगा ही, कभी एक बात, कभी दो बात, कभी 10 बातें, तो ऐसे तो हर बार कोई ना कोई नया कानून ही बनता रहेगा। तो क्या करते हैं, जब भी कोई एक्ट बनता है ना, तो उस एक्ट के लिए रूल मेकिंग पावर दे दी जाती है। रूल मेकिंग पावर का मतलब ये होता है कि भाई ये जो एक्ट है, अगर ये एक्ट किसी चीज पर साइलेंट है या किसी चीज को नहीं लग रहा है, तो आप उस पर लगा सकते हैं बाय रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर क्या होता है, एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए, एक्ट को उन चीजों पर लागू करने के लिए जिन चीजों पर नॉर्मली एक्ट नहीं लग रहा होगा या जिन चीजों पर एक्ट साइलेंट होगा, तो हम क्या बोलते हैं, रूल मेकिंग पावर किस लिए होता है, फॉर गिविंग इफेक्ट टू एक्ट, एक्ट को इफेक्ट देने के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई क्यों होता है, ऑब्वियस है कि रूल मेकिंग पावर इसलिए होती है ताकि एक्ट को अच्छे से इफेक्ट दिया जा सके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रूल मेकिंग पावर होती किसके पास है। अगर रूल बनाए जाते हैं तो उसके बाद प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। कान स्टेट ने मान लो या सेंटर ने कोई भी रूल बना दिया और बस बात खत्म, कोई भी रूल अपने हिसाब से बना सकती है। तो यहां पर ऐसा बोला गया है, पहली बात, ये एक्ट किसका है, स्टेट का है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट स्टेट का है। तो सेंटर तो इसमें रूल ही नहीं बना सकता, सेंटर का तो एक्ट ही नहीं है, सेंटर की लिस्ट में नहीं आता, ये आता ही स्टेट की लिस्ट में है। तो रूल मेकिंग पावर किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही इस एक्ट को लागू करने के लिए रूल बनाएगा जो भी जरूरत पड़ेगी। एक दूसरा, अगर ऐसा कोई भी रूल बनाया जाता है, अगर कोई भी रूल बनाया जाता है, तो उस रूल को बनाने के बाद उस रूल को रखा जाएगा इन सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। छत्तीसगढ़ के अंदर एक ही विधानसभा है, वहां पर विधान परिषद नहीं है, विच मीन्स वहां पर सिर्फ लेजिस्लेचर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। तो यहाँ कहाँ रखा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके सामने रखा जाएगा सेशन में। और फिर उसके बाद अगर असेंबली ने उस रूल को पास कर दिया कि ठीक है आपने जो रूल बनाया वो सही है, तो वो इफेक्ट में रहेगा। अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो रूल कैंसिल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, हमसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, रूल मेकिंग पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर 13A के अंदर रूल बनाया जाता है तो वो किसके सामने रखा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। कब रखा जाएगा, जब वो सेशन में हो फॉर 30 डेज। जब सेशन 30 दिन का होगा ना या उससे ज्यादा का, तब। सेशन 2 दिन के लिए हो रहा है, 4 दिन के लिए सेशन, मतलब मीटिंग 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 नहीं, कम से कम 30 दिन के लिए जब वो होगा तब रखा जाएगा। तो कम चांसेस आने के, बट ध्यान रख लेना 13A कब ऐड हुआ, 2015 के अमेंडमेंट से। 13A क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट को फोर्स में लाने के लिए, इस एक्ट को इफेक्टिव करने के लिए रूल मेकिंग पावर देता है। अगर रूल बनाए जाते हैं तो क्या प्रक्रिया फॉलो होगी, बस रूल बनाने के बाद इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस रूल को पास कर दिया तो वो रूल लागू हो जाएगा, नहीं पास किया तो रूल लागू नहीं होगा। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर, कुछ भी, चांसेस कम है बट एक बेसिक सी बातें हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से।
अब आ जाओ शेड्यूल। शेड्यूल, आपको शेड्यूल में कहीं भी कोई भी डाउट हो बता देना, कोई भी छोटे से छोटा आपको अगर डाउट लगे ना शेड्यूल में पूछ लेना, क्योंकि शेड्यूल में से वैसे तो ऐसा है कि बहुत सिलेक्टेड एरिया जहां से क्वेश्चन बनेगा, बट अपने को पता होना चाहिए भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी अपने को छोटी मोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं शेड्यूल को लेकर। शेड्यूल टोटल कितने शेड्यूल है? 4। कितने शेड्यूल है? 4। अब आ जाओ शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 है क्या? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 बात करता है टेनेंट की राइट्स, शेड्यूल 2 बात करता है लैंडलॉर्ड की क्या क्या राइट्स हैं, शेड्यूल 3 बात करता है लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज, एंड शेड्यूल 4 बात करता है लैंडलॉर्ड की, सॉरी टेनेंट की ड्यूटीज। अब ध्यान देना, यहां से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा सेक्शन है जो टेनेंट की राइट के बारे में बात करता है, कौन सा सेक्शन है जो लैंडलॉर्ड की राइट के बारे में बात करता है, कौन सा सेक्शन है जो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी। तो सिंपल सा, कहां गया, सेक्शन 12(1), सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(3), सेक्शन 12(4), ये अपने से पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा सब सेक्शन है। तो पहले तो सीक्वेंस याद कर लेना, क्या सीक्वेंस में शेड्यूल है, फिर उसके हिसाब से सेक्शन 12 में अपने ने बात की थी, उसके हिसाब से इनका जो है लगा देना, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, क्योंकि ये पूछ सकता है वो। क्योंकि ऐसा है कि अगर एग्जामिनर को ऐसा होगा ना कि मेरे को रेंट कंट्रोल एक्ट में कुछ मुश्किल सा क्वेश्चन लाना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन लाना है कि बच्चों को भी पढ़ने में थोड़ा लगे कि कुछ है, तो वो आपसे या तो शेड्यूल में जाएगा या फिर जो हमने थोड़े बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चनों की बात की है उसमें जाएगा। अब उसके बाद आ जाए जो एक और चीज है, किसके अंदर कितनी राइट्स है कितनी ड्यूटीज है वो सब। तो याद रख लेना इसका, जो चाहे तो सीक्वेंस बोल दो, चाहे जो इसको लेकर क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर या जैसे भी याद करने हैं आपको वैसे याद कर लेना। कहाँ गया, 8, 3, 11, 13, 10, कितने हैं? 8, 8 और 3 11, फिर 13 और 10, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, पहले 3 जुड़े, फिर 2 जुड़े, जैसे मर्जी आपको सीक्वेंस हो, पर ये याद कर लेना, चांसेस तो नहीं है बट कुछ कह नहीं सकते भाई, माइनर लॉ के अंदर कुछ नहीं कह सकते, वो क्या पूछ ले, कितने टोटल नंबर ऑफ राइट्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड की राइट्स है ये, और सीक्वेंस में याद कर लेना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा 12(1) में 8 है, 12(2) में 11 है, 8, 11, 13, 10। एक तो ये हो गया, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शेड्यूल वाले तो आ ही सकते हैं जो अपने ने पहले भी बात कर ली, कौन सा किसका शेड्यूल है। अभी तक कोई भी डाउट? क्योंकि फिर अब अपने आते हैं भाई इसको याद कैसे करना है, क्योंकि अगर अपने सोचें कि भाई अपने शेड्यूल को जो लिखा हुआ है एक एक पॉइंट को ऐसे याद कर लेंगे रट लेंगे, नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने को छोटी मोटी कोई ना कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी ताकि अपने को जो सीक्वेंस है वो अच्छे से याद रहे। कोई भी डाउट अभी तक? मैं एक बार लिख लूं पहले। अब ध्यान देना, ये लाइन याद कर लेना, पहला रामचंद्र की वाइफ का नाम है मीरा,
मिस मीरा, मिस में कितने लगाओगे? 3 आई लगाओगे। मिस मीरा इज आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस में है। रामचंद्र की वाइफ का नाम है मीरा और जो मिस मीरा है वो आरपीएस में है। अब ध्यान देना, जो अपनी पहली लाइन है, एक मिनट, जो अपनी पहली लाइन है वो अपने को शेड्यूल 1 की ट्रिक देगी। जो अपना ये है ये शेड्यूल 2, ये है शेड्यूल 3 एंड ये है शेड्यूल 4। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने सिर्फ उसी को ही इसमें पढ़ना है। अब आते हैं पहला विच इज शेड्यूल 1, जो किसकी बात करता है? टेनेंट की राइट्स। शेड्यूल 1 किसकी बात करता है? टेनेंट की राइट्स को लेकर। इसके अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ है? रामचंद्र की वाइफ का नाम है मीरा। अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाओ, निकालना मतलब अपने को क्या क्या अल्फाबेट निकालने हैं। आर सी, वाइफ पूरा रखना, वाइफ, एंड देन इज एम, एम मीरा। अब आ जाओ शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 आर सी। टोटल कितने हैं? 8 हैं। अपने ने जो पढ़ने हैं वो सिर्फ ये 4 पढ़ने हैं। वाइफ एम। अब ध्यान देना, आर तो बात करता है कि भैया आपके पास राइट है, राइट टू टेक रिसिप्ट, रिसिप्ट लेने की। अगर आप रेंट पे करते हो ना तो आप रिसिप्ट को एंटाइटल हो, आपको लैंडलॉर्ड मना नहीं कर सकता। दूसरा, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा ना उसकी कॉपी टेनेंट के पास होगी। तो ये अपने से कैसे पूछ सकता है कि भाई अगर एग्रीमेंट होता है तो ओरिजिनल किसके पास होता है? पूछ सकता है वो ऐसे। तो ध्यान रखना, टेनेंट के पास कॉपी होती है, ओरिजिनल होता है लैंडलॉर्ड के पास। अभी अपने इस पर डिस्कस भी करेंगे। अब आ जाइए वाइफ, वाइफ क्या है देखेंगे। एम इज एनुअल मेंटेनेंस। अब आ जाओ पहला, रिसिप्ट के अंदर सिंपल सा है कि भाई टेनेंट के पास ये राइट है कि वो लैंडलॉर्ड से रिसिप्ट ले सकता है। जो भी वो रेंट पे कर रहा है ना, या जो भी पैसा वैसा दे रहा है, रेंट कुछ भी जो पैसा वो जमा करा रहा है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी, वो लैंडलॉर्ड से उसकी रसीद ले सकता है। दूसरा, जो भी एग्रीमेंट होगा टेनेंट उसकी कॉपी को एंटाइटल है। अब आ जाइए तीसरा, वाइफ। ध्यान रखना, हमने एक टॉपिक पढ़ा था टेनेंट। हमने कहा था कि अगर लैंड टेनेंट मर जाता है तो उस केस में अगर उसकी वाइफ या उसके बच्चे ये लोग उसके साथ रह रहे हैं तो वो टेनेंट होंगे। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है किसी को? याद है किसी को? अब ध्यान रखना, अगर अपने से एक और स्टेटमेंट आती है, वो कहता है कि भाई अगर लैंडलॉर्ड मर जाता है या फिर वो मेंटली इनकेपेबल हो जाता है, पागल हो जाता है, तो जो उसकी वाइफ है ना, या फिर स्पाउस बोल देते हैं, वाइफ के साथ साथ वाइफ या फिर वाइफ ही लिख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली टेनेंट बन जाएगी। ऑल दो इस बात के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ पूछेगा तो सेक्शन वाले से पूछेगा, टेनेंट से पूछेगा। बट अगर आता है, अगर उसने शेड्यूल से क्वेश्चन पूछना है तो चांसेस है कि वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अगर मान लो लैंडलॉर्ड मर गया, वो ऐसे बोलेगा एज पर शेड्यूल 1 बताइए अगर लैंडलॉर्ड मर जाता है, या फिर पूछेगा एज पर सेक्शन 12(1) राइट्स ऑफ टेनेंट, अगर लैंडलॉर्ड मर जाता है या फिर वो मेंटली इनकेपेबल हो जाता है तो क्या उसकी वाइफ ऑटोमेटिकली टेनेंट बन जाएगी? आपका वहां दिमाग चलेगा कि नहीं यार साथ रहनी चाहिए, नहीं बनेगी। ध्यान रखना, शेड्यूल के अंदर ये बात बोली गई है। और अगर वो आपको बिल्कुल ध्यान लेकर जा रहा है सेक्शन 12(1) पे या फिर शेड्यूल पे, तो वहां कहना हाँ। तो दो चीजें ध्यान रखना, पहला तो टेनेंट वाला आपने जो पढ़ रखा है वो, कि अगर उसके साथ रह रही थी वाइफ तभी वो टेनेंट बनेगी। दूसरा, एक और रूल है, और सिर्फ ही सिर्फ किसके लिए है वो रूल? वाइफ के लिए, सिर्फ वाइफ के लिए, कि भाई अगर लैंडलॉर्ड मर जाता है या फिर मेंटली इनकेपेबल हो जाता है तो जो उसकी वाइफ है, मान लो मर गया तो विडो या फिर वाइफ, अब उसकी जगह पे ऑटोमेटिकली टेनेंट बन जाएगी। उसके पास टेनेंट बनने का राइट है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर?
अब आ जाओ एनुअल मेंटेनेंस, यहां से प्री के क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी अपने ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं ना, इसमें से या तो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट में से चांसेस है क्वेश्चन बनने के, कि भाई कॉपी ऑफ एग्रीमेंट किसके पास होगा, या फिर एनुअल मेंटेनेंस, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस में कई बातें हैं। पहली बात कि भाई ठीक है, टेनेंट के पास ये राइट है कि वो जो भी हर साल जो है वो लैंडलॉर्ड से एकोमोडेशन या फिर प्रॉपर्टी का, हाँ जी अभी रिपीट कर देता हूँ, पहले एनुअल मेंटेनेंस पे एक बार बात कर लें, कि भाई जो टेनेंट है वो हर साल लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करवा सकता है। भाई मान लो प्रॉपर्टी में जो भी एक नहीं होता कि बेसिक मेंटेनेंस की जो जरूरत होती है साल दर साल की, प्रॉपर्टी में कभी पेंट खराब हो गया कभी कुछ, तो वो एनुअल मेंटेनेंस करवा सकता है। ठीक है जी, करवा सकता है। अगर लैंडलॉर्ड नहीं करता तो वो खुद भी कर सकता है। ठीक है, या तो वो लैंडलॉर्ड को कह देगा कि सर प्रॉपर्टी का जो एनुअल मेंटेनेंस है वो ड्यू है, आप कर दीजिए, मतलब कि हर साल में, इन शॉर्ट बोले तो हर साल में एक बार प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस करवा सकता है, जो भी नेसेसरी मेंटेनेंस है वो लैंड टेनेंट करवा सकता है। लैंडलॉर्ड नहीं करेगा तो टेनेंट खुद कर देगा। यहां पर बात आती है कि वो मेंटेनेंस के एंटाइटल होगा कब, एक। दूसरा, यहां पर बात आती है कि वो मेंटेनेंस अगर करवाता है तो उसमें वो कितना खर्चा लैंडलॉर्ड से करवा सकता है। दो चीजें ये अपने को पता होनी चाहिए। दोबारा आ जाता हूं वाइफ पे। वाइफ सिंपल सा बोलता है, हमने टेनेंट वाले में एक बात पढ़ी थी कि भाई अगर लैंड टेनेंट मर जाता है तो उस केस के अंदर अगर उसकी वाइफ या उसके बच्चे या उसके माता पिता उसके साथ अगर रह रहे थे तो वो टेनेंट बनेंगे। हमने कहा था ना भी अगर वो साथ रह रहे थे या अगर वो बिजनेस साथ में कर रहे थे तो वो टेनेंट बनेंगे। शेड्यूल में हमारे पास एक पॉइंट है वाइफ को लेकर कि अगर टेनेंट, अपने लैंडलॉर्ड कैसे लिख दिया यार यहाँ पे, और यहाँ मैंने यहाँ लैंडलॉर्ड कैसे लिख दिया, बोल बात करने टेनेंट के लिख लैंडलॉर्ड दिया, कि अगर जो टेनेंट है, अगर जो टेनेंट है वो मर जाता है या फिर वो मेंटली इनकेपेबल हो जाता है तो उसकी जो वाइफ है ना वो अपने आप टेनेंट बन जाएगी। यहां पर वो कंडीशन ही नहीं लगेगी। तो वाइफ को एक स्पेशल सिचुएशन दी गई है, स्पेशल प्रिविलेज है कि भैया अगर टेनेंट मर गया या पागल हो गया तो वाइफ जो है उसकी जगह किराएदार टेनेंट बन जाएगी। उसके पास प्रिविलेज है, चाहे वो साथ रह रही थी चाहे नहीं रह रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना, पहली चीज, एनुअल मेंटेनेंस को टेनेंट एंटाइटल है, बिल्कुल है। कब एंटाइटल है? 11 महीने रहने के बाद। ऐसे नहीं कर सकता वो कि हाँ भाई साहब मैं तो 1 साल आपके पास पूरा रहूंगा, मान लो मैं जनवरी से दिसंबर तक रहूंगा, आप एक काम करो जनवरी में एनुअल मेंटेनेंस करवा दो, मैं दिसंबर तक रहूंगा। नहीं सर, आप 11 महीने जब रह ले चुके होगे तब आप एनुअल मेंटेनेंस के एंटाइटल होगे। 11 महीने रहने के बाद एनुअल मेंटेनेंस के एंटाइटल हो गए। फिर आपने जब एक बार एनुअल मेंटेनेंस करा लिया फिर उसके 11 महीने के बाद, तो ध्यान रखना 11 महीने के बाद वो एनुअल मेंटेनेंस का एंटाइटल होगा। एनुअल मेंटेनेंस के अंदर वो कितना खर्चा कर सकता है या लैंडलॉर्ड से करवा सकता है? अप टू 1 मंथ ऑफ रेंट। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि भाई एनुअल मेंटेनेंस के अंदर लैंडलॉर्ड को कितना खर्चा करना है या फिर मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता है, या टेनेंट लैंडलॉर्ड से मैक्सिमम कितना खर्चा करवा सकता है अंडर एनुअल मेंटेनेंस इज 1 मंथ ऑफ रेंट, 1 महीने के किराया जितना खर्चा करवा सकता है। तो 4 अपने ने पॉइंट है। पहला, रिसिप्ट, टेनेंट एंटाइटल है टू रिसिप्ट, जो भी उसने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट। टेनेंट एंटाइटल है कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट किसके पास रहेगा? टेनेंट। दूसरा, वाइफ, अगर टेनेंट मर जाता है या दिमाग से पैदल हो जाता है तो उसकी वाइफ टेनेंट बन जाएगी अपने आप। टेनेंट जो है एनुअल मेंटेनेंस करवा सकता है फ्रॉम लैंडलॉर्ड। एनुअल मेंटेनेंस कब, कितने कितना खर्चा करवा सकता है एनुअल मेंटेनेंस में? 1 महीने तक का रेंट, 1 महीने तक का, उससे ज्यादा का नहीं। यस, कोई भी डाउट कुछ भी? कितने हैं राइट्स? 8। कौन सा शेड्यूल है? 1। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है।
नंबर नहीं पढ़ने, नंबर नहीं पढ़ने, मत पढ़ो और मत नंबर, वो इतना नहीं पूछेगा रिसिप्ट का नंबर क्या है, प्लीज ये मत करना, ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, बस इतना याद कर लो कि भाई टोटल 8 राइट्स है, सिर्फ इतना याद कर लो, टोटल 8 राइट्स हैं, और उसमें से कुछ एक 3-4 राइट्स जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पढ़ ली। हाँ, एनुअल मेंटेनेंस जो है वो लैंडलॉर्ड को करवाना होता है हर साल, जिसके अंदर वो मैक्सिमम कितना खर्चा करेगा, 1 महीने तक का, 1 महीने तक का मैक्सिमम खर्चा करेगा। यहां से मतलब टेनेंट की राइट से क्वेश्चन आना कम चांसेस है, वहां से इतने पॉइंट बनते नहीं है, तो कम चांसेस है, यहाँ से क्वेश्चन बनाना भी थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनेगा, तो चांसेस कम है। अब आते हैं लैंडलॉर्ड की राइट पे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब आते हैं लैंडलॉर्ड की राइट पे शेड्यूल 2, यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लैंडलॉर्ड्स राइट, लेना नहीं, नीतू जी वो कोई पैसे नहीं लेता, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ये लैंडलॉर्ड है, ये टेनेंट है, टेनेंट को 11 महीने हो गए रहते हुए, वो लैंडलॉर्ड को कह सकता है कि भैया प्रॉपर्टी में थोड़ा खर्चा मांग रही है, प्रॉपर्टी मान लो प्रॉपर्टी में कोई टूटी खराब हो गई, कोई पेंट उखड़ गया, तो जो एक एनुअल मेंटेनेंस होती है वो करिए प्रॉपर्टी की, तो लैंडलॉर्ड को वो एनुअल मेंटेनेंस करना होगा। अगर लैंडलॉर्ड एनुअल मेंटेनेंस नहीं करता है या मना कर देता है, फिर टेनेंट खुद कर सकता है एनुअल मेंटेनेंस, और फिर उसके बाद उसने एनुअल मेंटेनेंस में जितना भी खर्चा हुआ होगा, जितना भी उसका एक्सपेंसेस आया होगा, वो लैंडलॉर्ड से ले सकता है, पर एक्सपेंसेस कितना, अप टू 1 मंथ ऑफ रेंट, 1 महीने तक के किराया जितना। ऐसे नहीं है कि वो खर्चा कर दे 1 लाख 2 लाख 10 लाख और बोले ये तो एनुअल मेंटेनेंस है, नहीं, 1 महीने तक के किराए जितना आप खर्चा कर सकते हो। अगर लैंडलॉर्ड से करवा रहे हो तब भी लैंडलॉर्ड एक एक महीने जितना ही खर्चा करेगा, 1 महीने के किराए जितना ही खर्चा करेगा। पैसा नहीं मिलता इसमें टेनेंट को, इसमें ये होता है कि टेनेंट लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करवा सकता है या फिर खुद कर देगा, और फिर उससे उस मेंटेनेंस का जो खर्चा आया है उसका वो पैसा ले सकता है। अब आते हैं लैंडलॉर्ड की राइट। लैंडलॉर्ड की राइट में हमने जो ट्रिक बनाई थी वो कुछ ऐसी थी, MIIS, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट यहां से तो नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस इधर है, इंस्पेक्ट करना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना, रेंट को इंक्रीज करना रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना, एंड देन इज जो एक अलग राइट है जिसको एक बिल्कुल अलग से लिख लेना, एप्लीकेशन टू रेंट कंट्रोलर। यहां पर हम पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट 9 से 11 तक है, ठीक है, पॉइंट 9 to 11, इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ एक राइट्स है। अब यहां ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आ सकता है, इंप्रूवमेंट में से आ सकता है, रेंट इंक्रीज में से आ सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में आ सकता है, यहां जो है पॉइंट 11 में से आ सकता है। अब ध्यान देना, सबसे पहले आ जाओ, एएम मतलब अब लिख ही लेते हैं पहला, एएम विच इज एनुअल मेंटेनेंस। तो यहां ऐसा बोला गया है कि भैया लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी की एनुअल मेंटेनेंस कर सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी कि टेनेंट के पास राइट है कि वो लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी की एनुअल मेंटेनेंस करवा सकता है, तो लैंडलॉर्ड के पास भी राइट है कि वो प्रॉपर्टी की खुद से बिना लैंडलॉर्ड के बोले ही खुद से वो एनुअल मेंटेनेंस कर सकता है। ये एक राइट है, कुछ इसमें अलग नहीं है, बस यहाँ भी वही रूल है कि एनुअल मेंटेनेंस में कितना खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा अप टू 1 मंथ रेंट, 1 महीने के किराए जितना। तो यहाँ लैंडलॉर्ड की भी राइट है एनुअल मेंटेनेंस करना, टेनेंट की भी राइट है एनुअल मेंटेनेंस करवाना, तो कुछ उसमें वो नहीं है। अब आ जाओ दूसरा, इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन किस चीज की होगी? एकोमोडेशन की, जो उसने किराए पे प्रॉपर्टी दे रखी है ना उसकी। यहां ध्यान देना, जो बातें ध्यान रखने वाली हैं, एक कि एकोमोडेशन हमेशा डे टाइम में होगी, रात में नहीं आ सकता। जब सूरज है तभी, सूरज छिप गया अब नहीं आ सकता वो प्रॉपर्टी का इंस्पेक्ट करने। एक दूसरा, एकोमोडेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी? या तो टेनेंट हो या फिर मेल एडल्ट मेंबर हो। ध्यान देना, इंस्पेक्शन में जो क्वेश्चन आ सकता है, इंस्पेक्शन कब होगा? डे टाइम में। इंस्पेक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? इंस्पेक्शन होगा या तो टेनेंट हो जिसको किराए पे दे रखा है, अब टेनेंट चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, या फिर एडल्ट मेल मेंबर हो फैमिली का, मेल मेंबर ऑफ फैमिली, इसको ऐसे लिख देते हैं अपने। प्रेजेंस हो या तो टेनेंट का, या फिर प्रेजेंस हो, ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, एडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ टेनेंट। टेनेंट की फैमिली का मेल मेंबर और एडल्ट भी होना चाहिए जो उसके साथ रह रहा हो, रिसाइडिंग विद हिम। या तो टेनेंट मौजूद होना चाहिए या फिर टेनेंट की फैमिली का एडल्ट मेल मेंबर मौजूद होना चाहिए, तभी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी का। और ऑब्वियस प्रायर नोटिस देना होगा, ये भी लिख देना, प्रायर नोटिस। पहले आप उनको बताओगे कि भैया मैं इतनी तारीख को आऊंगा, टाइम टाइम वगैरह कुछ नहीं बताया गया, बस आपको प्रायर नोटिस देना होगा। तो ध्यान देना, लैंडलॉर्ड के पास राइट है इंस्पेक्ट करने की, बिल्कुल है, पर सिर्फ डे टाइम में। लैंडलॉर्ड अगर प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करेगा तो किसकी प्रेजेंस में? या तो टेनेंट हो या फिर टेनेंट की फैमिली का एडल्ट मेल मेंबर हो, पहले नोटिस देगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी डाउट इसको लेकर? पहला आपने ने पढ़ा है इंस्पेक्शन, एनुअल मेंटेनेंस हो गया, पहला आपने ने पढ़ा इंस्पेक्शन। अब ध्यान देना, लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो एकोमोडेशन को, चलो ऐसे लिख देते हैं, एकोमोडेशन को इम्प्रूव कर सकता है, एकोमोडेशन में फैसिलिटीज बढ़ा सकता है, एकोमोडेशन को मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इन शॉर्ट बोले तो ये सब उसकी राइट्स है। ठीक है, मान लो एक 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 फ्लोर का घर है, उसको दो फ्लोर का बना सकता है। पहले मान लो उसको, उसने सिर्फ बिजली दे रखी थी, फर्नीचर नहीं दे रखा था, अब वो फर्नीचर भी दे सकता है। तो ये इसके पास राइट है, क्या राइट है? कि वो एकोमोडेशन को इम्प्रूव कर सकता है, फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है, या फिर एकोमोडेशन जितना बना हुआ है उसमें एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ये उसकी राइट है। पर अगर उसने इम्प्रूव किया है विद कंसेंट ऑफ टेनेंट, और अगर इम्प्रूव किया है विदाउट कंसेंट ऑफ टेनेंट, अगर इम्प्रूव किया है टेनेंट की कंसेंट से तो रेंट को इंक्रीज कर सकता है, रेंट को इंक्रीज कर सकता है। पर अगर विदाउट कंसेंट है तो रेंट इंक्रीज नहीं होगा, रेंट इंक्रीज नहीं होगा। ये ध्यान देना, जो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है बिना टेनेंट की परमिशन के प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, उसमें फैसिलिटी बढ़ाता है, तो क्या वो रेंट इंक्रीज कर सकता है? नहीं इंक्रीज कर सकता। और अगर कंसेंट से बढ़ाता है तो रेंट इंक्रीज कर सकता है। ये इंप्रूवमेंट को लेकर राइट है, उसके पास राइट है इंप्रूव करने की, पर रेंट इंक्रीज तभी कर सकता है जब उसने कंसेंट से इंप्रूव किया है। बिना कंसेंट के इंप्रूव कर रहा है तब वो एंटाइटल नहीं है टू इंक्रीज ऑफ रेंट। यस, कोई भी डाउट?
अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, इंक्रीज ऑफ रेंट। इंक्रीज ऑफ रेंट, अभी अपने इसको सारे को रिवाइज भी करेंगे, एक बार सिंगल पॉइंट पे चलते हैं। इंक्रीज ऑफ रेंट, लैंडलॉर्ड रेंट को इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लैंडलॉर्ड जो है रेंट इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे इंक्रीज करेगा या फिर रेट क्या होगा? रेट होगा एज पर एग्रीमेंट। भाई लैंडलॉर्ड टेनेंट में एग्रीमेंट हुआ होगा, हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से अगर लैंडलॉर्ड किराए पर देता है कोई प्रॉपर्टी तो उसको एग्रीमेंट करना होगा। तो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हर साल प्रॉपर्टी को हम कितने रेट से बढ़ाएंगे, हर साल कितने परसेंटेज से रेंट बढ़ेगा। तो क्या रेट होगा इंक्रीज का? जो एग्रीमेंट में हुआ है। अब यहाँ ध्यान रखना जो बातें हैं, रेट तो क्या होगा ये तो ठीक है, एज पर एग्रीमेंट होगा। एक बात, जो इंक्रीजमेंट की रेट होगी वो क्या होगी? हमेशा एनुअली इंक्रीज होगा। रेंट कब इंक्रीज होगा? एनुअली, मतलब कि ऐसे नहीं है हर महीने इंक्रीज कर रहे हो कि इस महीने 1000 है, अगले महीने 5% बढ़ेगा, उसके अगले नहीं, हर साल बढ़ा सकते हो आप, एवरी ईयर। ऐसे नहीं कि एवरी मंथ आप किराया बढ़ा रहे हो, नहीं, हर साल। एक दूसरा, जो रेट है, जो रेट है ऑफ इंक्रीज, वो कितना होना चाहिए ये ध्यान रखना। रेट ऑफ इंक्रीज कितना होना चाहिए? अप टू 5%। कितना? पहला क्या रूल है? अप टू 5%। दूसरा क्या रूल है? अप टू 10%। कब लगेगा? अगर जो रेंट है वो 2000 या उससे कम है, तब है अप टू 5%। और अगर जो रेंट है वो, लिख देते हैं सीधा, वो 2000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर रेंट इंक्रीज होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्या रेट से इंक्रीज हो सकता है? 5% है अगर रेंट 2000 या 2000 से कम है, 10% है अगर रेंट 2000 से ज्यादा है। रेंट कितने रेट से इंक्रीज होगा? एज पर एग्रीमेंट। पर रेट कितना नहीं हो सकता? रेट, ये रूल है, ये रूल है रेट का। जो रेंट इंक्रीज होगा वो कितना होगा? एनुअली, हर साल होगा, हर महीने इंक्रीज नहीं कर सकते। कोई भी डाउट इंक्रीज ऑफ रेंट को लेकर? अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, विच इज एस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, कि भैया लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो टेनेंट से सिक्योरिटी ले सकता है। एक नहीं होता भाई, किराए पर देते हो आप, सिक्योरिटी लेते हो। क्वेश्चन यहां बनता है, सिक्योरिटी तो ले सकता है, कितनी? अप टू 3 मंथ रेंट। 3 मंथ्स रेंट, ये याद रखना, क्योंकि नॉर्मली कोई भी नॉर्मल जो कानून जहां भी है ना, राजस्थान ले लो, एमपी ले लो, वहां पर 1 महीना है। छत्तीसगढ़ में कहा गया 3 महीने तक के किराए की आप सिक्योरिटी ले सकते हो। कि मान लो अगर आपने प्रॉपर्टी 1000 रुपए महीने पे दी है, तो 3000 रुपए तक की आप सिक्योरिटी ले सकते हो। 3000 रुपए तक की आप सिक्योरिटी ले सकते हो। तो अब ध्यान देना, एक बार रिवाइज करते हैं। लैंडलॉर्ड की जो राइट्स है उसमें हमने पढ़ा, लैंडलॉर्ड की राइट्स है मिस, MIIS, एनुअल मेंटेनेंस। एनुअल मेंटेनेंस में क्या बोला कि भैया लैंडलॉर्ड की भी ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकता है हर साल, उसके अंदर उसकी, उसको टेनेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए। दूसरा, इंस्पेक्शन, उसके पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकता है, पर कब करेगा? डे टाइम में करेगा, टेनेंट की प्रेजेंस में करेगा। और अगर टेनेंट नहीं है तो फिर किसकी प्रेजेंस में करेगा? उसके एडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली। क्या वो प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकता है? बिल्कुल इंप्रूव कर सकता है। बट कहानी ये है कि अगर वो टेनेंट की कंसेंट से इंप्रूव कर रहा है तो रेंट इंक्रीज होगा, बिना कंसेंट के इंप्रूव कर रहा है तो रेंट इंक्रीज नहीं होगा। अगला पॉइंट, क्या वो रेंट को इंक्रीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
वो ये एग्रीमेंट कर सकता है कि रेंट हर साल इंक्रीज होगा, हर महीने नहीं, हर साल। क्या रेट पे इंक्रीज होगा? जो एग्रीमेंट का रेट है। रेट कितना हो सकता है एग्रीमेंट में? 5% या 10%। अप टू 5% कब है? अगर किराया 2000 या उससे कम है। 10% कब है? अगर किराया 2000 से ज्यादा है। क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। कितने महीने तक की? 3 महीने तक की। कोई भी डाउट इसके अंदर? यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कोई भी डाउट अभी तक? क्योंकि अब अपने आएंगे लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन कब डाल सकता है टू टेनेंट, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बता देता हूं। विच प्रोविजन अंडर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट provides for eviction of tenant, या फिर वो ग्राउंड बताता है कि किन किन ग्राउंड्स पे टेनेंट का एविक्ट हो सकता है। ऑप्शन सेक्शन 12, ऑप्शन सेक्शन 11, ऑप्शन शेड्यूल 1, ऑप्शन शेड्यूल 2। तो ध्यान रखना शेड्यूल 2 में बताया गया है। शेड्यूल 2 के अंदर आपका बिल्कुल जो आखिरी है विच इज पॉइंट 11। पॉइंट 11 बात करता है अबाउट ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन। किसकी बात करता है? ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन, कि किन किन ग्राउंड्स पे टेनेंट को प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट अपने पढ़ेंगे, पॉइंट 9, पॉइंट 10, पॉइंट 11। तीनों पॉइंट किस बारे में है? कि लैंडलॉर्ड रेंट कंट्रोलर को किन किन चीजों के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। इसमें कोई भी डाउट, जो अपने ने अभी क्वेश्चन लिखा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने एप्लीकेशन की बात करते हैं। आखिरी पॉइंट है। बाकी की क्लास अपने कल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ने भी अमेंडमेंट तो पढ़नी है। तो कल अपने 2 शेड्यूल और अमेंडमेंट जो भी छोटी मोटी बातें देखनी है वो खत्म कर देंगे, फिर आपका संडे को हो जाएगा टेस्ट। हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आया था कि भाई कौन सा प्रोविजन है अंडर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो बात करता है कि भाई एविक्शन ऑफ टेनेंट, मतलब टेनेंट के एविक्शन की बात करता है। हमने सेक्शन में तो कहीं नहीं पढ़ा। सेक्शन की अगर बात करूं तो हमने जनरल बातें पढ़ी थी, फिर हमने 6, 7, 8, 9, 10 में रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, उनकी पावर, ये सब पढ़ी। 11 में भी हमने ऑर्डर की एग्जिट, मतलब हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो अपने को लगता है ये उन्होंने कहां से पूछ लिया। ऑप्शन क्या थे? सेक्शन 12, सेक्शन 11, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में। शेड्यूल 2 का पॉइंट 11 जो है ना, वो बताता है कि क्या क्या ग्राउंड्स पे टेनेंट का एविक्शन हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि अपने को पॉइंट 9, पॉइंट 10, पॉइंट 11 ये पॉइंट वाइज याद करने हैं। बाकी कोई पॉइंट वाइज, बाकी कुछ भी पॉइंट वाइज याद नहीं करना, सिर्फ बेसिक उसमें अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ पहली चीज कि अपने को ये पॉइंट याद कैसे करने हैं। जो लैंडलॉर्ड है वो एप्लीकेशन डाल सकता है किसको? टू रेंट कंट्रोलर। ध्यान रखना यहां रेंट कंट्रोलर की बात हो रही है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की नहीं। किसको डाल सकता है? रेंट कंट्रोलर को। अब आती है बात किन किन चीजों के लिए। 3 एप्लीकेशन है, 1, 2, 3। पहली एप्लीकेशन रिवीजन ऑफ रेंट। वो एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर मेरे को किराया बढ़ाना है, मेरे को किराया कम करना है, किराए में कुछ चेंज करना है। कोई भी ग्राउंड उसको लगा, ला सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है। वो चाहता है कि सर मैंने जो इससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है ना, मुझे उसको उसको रिवाइज करवाना है, तो एप्लीकेशन डाल दो। आपको कहना है कि सर मेरे यहाँ किराया बढ़ गया है, इसीलिए मैं किराया बढ़ाना चाहता हूँ, आ जाओ। आप कह चाहते हो कि सर मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ानी है क्योंकि मैंने फैसिलिटीज इसको बहुत ज्यादा दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, आ जाओ एप्लीकेशन डाल दो। रेंट कंट्रोलर आपको सुनेगा, फिर देखेंगे क्या करना है। दूसरी एप्लीकेशन वो डल सकती है कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस। अगर टेनेंट ने प्रॉपर्टी को डैमेज किया है तो वो डैमेज की कंपेंसेशन लेने के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है टू रेंट कंट्रोलर।
एंड तीसरा इज एविक्शन ऑफ टेनेंट। तो ध्यान देना, लैंडलॉर्ड 3 एप्लीकेशन डाल सकता है। पॉइंट 9 पे है रिवीजन ऑफ रेंट, पॉइंट 10 पे है कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस, पॉइंट 11 पे है एविक्शन ऑफ टेनेंट। तो लैंडलॉर्ड कितनी एप्लीकेशन, 3 तरह से एप्लीकेशन डाल सकता है। पहली एप्लीकेशन किस लिए, रिवीजन ऑफ रेंट, दूसरी एप्लीकेशन कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस, तीसरी एप्लीकेशन एविक्शन ऑफ टेनेंट। जो पहला दूसरा है ना, उसमें कुछ नहीं पूछेगा, उसमें हो सकता है ऐसा पूछ ले कि क्या लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर रिवीजन ऑफ रेंट, डाल सकता है, रिवीजन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल सकता है, कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस ऑफ मतलब टेनेंट ने अगर प्रॉपर्टी को डैमेज किया है उसके लिए डाल सकता है, क्या एविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए डाल सकता है। उसमें पॉइंट पूछ सकता है, रिवीजन ऑफ रेंट कहां पर बताया गया है, कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस की एप्लीकेशन कहां है, एविक्शन ऑफ टेनेंट की जो एप्लीकेशन है वो कहां है। यहां तक कोई भी डाउट? हाँ जी, पॉइंट 11 अभी अपने पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं किया अपने ने। पॉइंट 11 में अभी तक अपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बात की है कि लैंडलॉर्ड रेंट कंट्रोलर को 3 तरह की एप्लीकेशन डाल सकता है। एक फॉर रिवीजन ऑफ रेंट या फिर रिवीजन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, दूसरा फॉर कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस, भाई मान लो टेनेंट अगर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो वो नुकसान की रिकवरी के लिए, तीसरा एविक्शन ऑफ टेनेंट। 3 तरह की एप्लीकेशन डाल सकता है। एविक्शन ऑफ टेनेंट के ग्राउंड अभी पढ़ने बाकी है। हमसे पूछा जा सकता है पहला कौन कौन सी एप्लीकेशन डाल सकता है, दूसरा हमसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन कौन से पॉइंट पे, रिवीजन ऑफ रेंट की एप्लीकेशन पॉइंट 9, कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस पॉइंट 10, एविक्शन ऑफ टेनेंट पॉइंट 11। हमसे ये पूछा जा सकता है। कोई भी डाउट इसके अंदर? अब आ जाओ ग्राउंड्स फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। अब अपना मेन पॉइंट जो है वो है ग्राउंड्स फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। भाई अपने को ये तो पता लग गया भाई पॉइंट 11 के अंदर वो एप्लीकेशन डाल सकता है एविक्शन को निकालने के लिए। पर एविक्शन को निकालने के लिए ठीक है वो एप्लीकेशन डाल सकता है, पर रेंट कंट्रोलर ऑर्डर करेगा कब, कि जब टेनेंट को कब बोलेगा कि भैया तुमको बाहर निकाला जा रहा है। पहला इसमें सिंपल सा है, NDPS है। ठीक है, मान लो उसने फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियस यूथ है, ठीक है भाई, मान लो वो अंदर ड्रग्स का काम करता था, तो ड्रग्स पे एक्ट क्या लगता है, NDPS। तो आ जाओ भाई NDPS में क्या क्या याद रखना है। N सोशल नुइसेंस, कहा गया सोशल नुइसेंस, अगर वो सोशल नुइसेंस कमिट करता है। D अगर वो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, डैमेज उस बेस पे निकाला जा सकता है। P अगर जो है वो प्रॉपर्टी को अदर पर्पस के लिए यूज करता है। अभी इसमें बात करेंगे अदर पर्पस क्या है। SB सोशल न्यूसेंस है। H H इज अगर वो हैबिचुअल डिफॉल्टर बन जाता है। हैबिचुअल डिफॉल्टर क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। S इज सोशल न्यूसेंस, वहां यही भी सेम है, ठीक है, सोशल न्यूसेंस। अब आ जाओ पहला पॉइंट, अगर वो बंदे ने सोशल न्यूसेंस किया है, ये पाया जाता है कि तुमने सोशल न्यूसेंस किया है। सोशल न्यूसेंस क्या होता है, सेक्शन 2(13) या फिर शेड्यूल 4 का पॉइंट 10।
क्या होता है वो अपने बाद में देखेंगे। सिंपल सी बात बताता हूँ, मोटा मोटी बताता हूँ, कुछ भी गलत करना, शोर शराबा करना, प्रॉपर्टी को इलीगल पर्पज से यूज करना, एनवायरनमेंट खराब करना, पोल्यूशन फैलाना, गार्बेज फैलाना, ये सब सोशल, मतलब कुछ भी गलत करना, तो हमको सोशल न्यूसेंस में कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना देख लेना सोशल न्यूसेंस के ग्राउंड पर उसको निकाला जा सकता है। सोशल न्यूसेंस कहाँ बताया गया है? एक तो सोशल न्यूसेंस बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में, और एक उसके बारे में बात की गई है शेड्यूल 4.10 में। दूसरा ग्राउंड क्या? अगर उसने प्रॉपर्टी को डैमेज किया, प्रॉपर्टी को उसने क्या किया? डैमेज किया, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया। तीसरा अदर पर्पस, ये क्या है? सर प्रॉपर्टी तो ली थी रेजिडेंशियल रहने के लिए, उस पे वो कमर्शियल काम कर रहा है, उस पे वो क्या कर रहा है? कमर्शियल काम, ऐसा कुछ कि भाई प्रॉपर्टी ली थी कमर्शियल पर्पस के लिए, उस पे वो रेजिडेंशियल काम कर रहा है। तो मतलब कि जिस पर्पस के लिए ली थी उसके अदर पर्पस के लिए यूज कर रहा है। जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ली थी उस पर्पस से यूज ना करके कोई और पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो पर्पस क्या है? या तो रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल के लिए ली, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ऐसा कुछ। हैबिचुअल डिफॉल्टर, हैबिचुअल डिफॉल्टर हम पढ़ चुके हैं कि भाई पूरे 12 महीने के अंदर अंदर 3 या उससे ज्यादा बार अगर वो किराया या फिर जो भी अमाउंट है उसको पे करने में डिफॉल्ट करता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ग्राउंड्स फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट कहां बताए गए हैं? शेड्यूल 2.11, एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या क्या ग्राउंड्स हैं एनडीपीएस? सोशल न्यूसेंस, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, प्रॉपर्टी को किसी और पर्पस के लिए यूज करना, हैबिचुअल डिफॉल्टर। ये 4 ग्राउंड्स हैं। कितने ग्राउंड्स हैं? 4 ग्राउंड्स हैं। कोई भी डाउट, कुछ भी, जितनी भी चीजें थी जिसके अंदर ट्रिक्स बन सकती थी, एक एक चीज की मैंने आपको ट्रिक्स बना के दे दी है। अब रेंट कंट्रोल, मतलब अभी ऑलवेज ऑब्वियस अपने कल एक क्लास और करेंगे, बट अब रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दिक्कत मत कर लेना। भाई आपको शेड्यूल पढ़ना मुश्किल हो सकता था, उसको जितना सिंपल किया जा सकता था अपने ने कर दिया। इससे ज्यादा सिंपल अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आपको फिर भी अगर कुछ हो तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगे आप वैसे उसको ईजी कर लेना। ठीक है, ये आपका है शेड्यूल को लेकर। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एस में सोशल न्यूसेंस ही है। एनडीपीएस अपने ने इसलिए किया ताकि वो थोड़ा चीजें मतलब आपको याद रह जाए। एन में सोशल न्यूसेंस है, एस में भी सोशल, एन से न्यूसेंस, एस से सोशल न्यूसेंस, एक ही बात है। दोबारा बता देता हूं, ग्राउंड्स फॉर एविक्शन क्या क्या है? ग्राउंड्स है एनडीपीएस, एनडीपीएस एक्ट है। एनडीपीएस मींस एन से न्यूसेंस, डी से डैमेज, पी से अदर पर्पस के लिए यूज करना, एस से सोशल न्यूसेंस, एच से हैबिचुअल डिफॉल्टर। सोशल, एन से सोशल न्यूसेंस मतलब कि उसने कोई भी प्रॉपर्टी का इलीगली कुछ भी गड़बड़ करता है प्रॉपर्टी पर रहकर। डी मतलब टेनेंट ने अगर प्रॉपर्टी को डैमेज किया। पी इज टेनेंट ने प्रॉपर्टी ली थी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसको वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी को किसी और ही पर्पस के लिए यूज कर रहा है जिस पर्पस के लिए रेंट पे ली गई थी उसके अलावा। एच इज हैबिचुअल डिफॉल्टर। ये ग्राउंड पे टेनेंट को निकाला जा सकता है। तो ग्राउंड याद कर लेना, ग्राउंड्स कहाँ बोले गए हैं ये याद कर लेना। अपने ने 2 शेड्यूल किए हैं आज। पहला शेड्यूल विच इज आपका टेनेंट की राइट, दूसरा शेड्यूल इज लैंडलॉर्ड की राइट। शेड्यूल एक बार याद कर लेना, ट्रिक्स याद कर लेना। भाई मान लो टेनेंट वाले की जो ट्रिक्स है, शेड्यूल 2 की ट्रिक है, 3 की है, 4 की है, 1 और 2 की तो अपने पढ़ ही चुके हैं, इनकी ट्रिक्स देख लेना। ठीक है, यस, कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। आपका संडे को टेस्ट है, पहले ही बता रहा हूँ, संडे को टेस्ट है आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोलर। ऑब्वियस छत्तीसगढ़ का पेपर है तो आपका टेस्ट तो मतलब लाइक क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत रहे कुछ भी आपको तो बता देना।
नोट्स ऑल दो हम आपको नोट्स देंगे, बट फिर भी जितना अपने आपको ये क्या कहते हैं, ये जो आपको क्लास वाले नोट्स दे रहे हैं, इसी में आपको सब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ ये मत कहना भाई नोट्स नहीं थे। नोट्स बनने में हो सकता है टाइम लग जाए, बट आपके पास नोट्स हैं, क्लास के जो भी नोट्स हैं विद ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यस, ठीक है, अब फिर क्लास खत्म करते हैं। बाकी आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना। जी, ओके, थैंक यू।